बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का तीसरा पाठ, हमें संसद क्यों चाहिए। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, लेकिन एक बार इस पाठ को जरूर से जरूर पढ़ें। चलिए जान लेते हैं यहाँ पर पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास प्रश्न उत्तर में सबसे पहले बच्चों ध्यान दें, आप पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर समझ गए ना। आप किस प्रकार से पाठ के बीच बीच में कुछ प्रश्न पूछे होते हैं और उनके उत्तर सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न है, संसद की तस्वीर के जरिए कलाकार क्या कहने का प्रयास कर रहा है। और ये प्रश्न आपको कहाँ पर मिलेगा, याद रखें बच्चों, 31 नंबर या अपनी पाठ्य पुस्तक के 31 नंबर पेज पर आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा और उसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, ये देख रहे हैं ना आप, ये है संसद की तस्वीर। और इस तस्वीर से कलाकार क्या कहने का प्रयास कर रहा है, उत्तर लिखेंगे, इस तस्वीर के द्वारा कलाकार यह कहने का प्रयास कर रहा है कि, आप जो है पॉइंट में लिखेंगे, नंबर 1, सभी व्यक्तियों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद तक पहुंचने का अधिकार प्राप्त है। दूसरी बात क्या कहता है कलाकार, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, हिंदू हो या मुस्लिम या सिख या ईसाई हो, सबको निर्वाचित होकर संसद में पहुंचने का अधिकार है। अगला पॉइंट है, देश का प्रत्येक नागरिक निर्णय प्रक्रिया में शामिल है। तो इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। देख रहे हैं ना आप, ये है पहला प्रश्न और यहाँ पर संसद की तस्वीर और कलाकार इस तस्वीर के द्वारा इन 3 बिंदुओं को आप ध्यान से लिखें, यही सब कहने का प्रयास कर रहा है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न शुरू होता है आपका, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष में एक कारण बताइए। और आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा 32 नंबर पेज पर, यानी कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक के अपनी किताब के 32 नंबर पेज पर देखें, 32 नंबर पेज पर आपको इस प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। इसका उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों, और यहाँ पर हेडिंग डाल के लिखेंगे, नंबर 1, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी और सहमति को महत्व दिया जाता है। नंबर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इससे सभी वयस्क नागरिक निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे। देख रहे हैं ना आप, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, नागरिकों की भागीदारी और सहमति सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से हो सकती है। तो इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ये आपका दूसरा प्रश्न और उसका उत्तर आप लिखें। तीसरा प्रश्न शुरू हो जाता है बच्चों और तीसरे प्रश्न में क्या पूछा है, चलिए पढ़ लेते हैं। क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है ना। आपकी कक्षाओं में भी क्लास मॉनिटर का चुनाव कौन करता है, शिक्षक, या विद्यार्थी भी कर सकते हैं, कई बार विद्यार्थियों द्वारा भी होता है। आपकी राय में इस बात से कोई फर्क पड़ता है या नहीं, चर्चा कीजिए। यानी कि जो आपकी क्लास में मॉनिटर चुना जाता है वह आपके शिक्षक द्वारा चुना जाएगा या आपके सहयोगियों द्वारा, आपके साथी जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा। तो आपकी क्या राय है और आपको क्या फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं, इस पर चर्चा करनी है। और ये प्रश्न आपको कहाँ पर मिलेगा बच्चों, ध्यान देंगे, ये भी मिलेगा 32 नंबर पेज पर, यानी कि 32 नंबर पेज देखें आप अपनी पाठ्य पुस्तक के उत्तर में। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, उत्तर लिखेंगे क्लास मॉनिटर का चुनाव और हेडिंग डाल के लिखेंगे बच्चों, अच्छे से लिखेंगे पॉइंट बनाकर। नंबर 1, क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा न करके विद्यार्थियों द्वारा किया जाना लोकतांत्रिक होगा। आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जिस मॉनिटर का चुनाव विद्यार्थी करेंगे उस मॉनिटर को विद्यार्थी सहयोग भी करेंगे क्योंकि वह उनका अपना चुना हुआ प्रतिनिधि है ना बात सही। तो इसी प्रकार से आप दूसरा पॉइंट लिखें। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, जिस मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाएगा उस मॉनिटर को विद्यार्थी सहयोग नहीं करेंगे क्योंकि विद्यार्थियों को लगेगा वह उनका अपना प्रतिनिधि नहीं है, यह चुनाव उनकी पसंद का नहीं है। तो आप क्या चाहेंगे बच्चों, आपका क्लास टीचर आपके लिए मॉनिटर चुन के रखे या आप स्वयं चुनाव करना चाहेंगे, आप स्वयं ही करना चाहेंगे ना, ताकि वो आपके हितों की रक्षा कर सके। तो यही जो है लोकतंत्र में होता है। चौथा प्रश्न है बच्चों, और इसे ध्यान दें, विधायक क्या कहते हैं उसे, एमएलए, क्या कहते हैं विधायक को, शॉर्ट में एमएलए कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग करें।
तो आपको ये प्रश्न कहाँ पर मिलेगा? आप ध्यान दें, 33 नंबर पेज पर। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के 33 नंबर या 33 नंबर पेज देखें बच्चों। आप किताब को पलट कर देख सकते हैं। 33 नंबर पेज पर आपको इस प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा और इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे विधायक, एमएलए, और यहाँ पर जो हेडिंग डाल के लिखें नंबर 1 करके लिखेंगे। नंबर 1, विधानसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए राज्य को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। बांटा जाता है कि नहीं? आपके क्षेत्र के भी कोई विधायक होंगे, आप जानते होंगे, तो आपके राज्य में कई सारे विधायक होंगे, तो बहुत सारे क्षेत्रों में निर्वाचन क्षेत्र को बांटा जाता है। नंबर 2, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। यह निर्वाचित प्रतिनिधि विधायक यानी कि एमएलए कहलाता है। आई बात समझ में? विधायक को ही एमएलए कहा जाता है और यह अपने निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर आता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या समझे आप? एमएलए की फुल फॉर्म क्या होगी बच्चों? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। का चुनाव जनता द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। कितने साल के लिए किया जाता है? 5 वर्ष का। एमएलए कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए। जिसे आप विधायक भी कहते हैं, कई लोग उसे विधायक कहते हैं, कुछ एमएलए कहते हैं। एमएलए अंग्रेजी का वर्ड है, आप समझ सकते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद बच्चों 5वां यहाँ पर प्रश्न है आपके लिए, राज्य विधानसभा, संसद, लोकसभा के बीच क्या फर्क है? इस बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। तो आप अपने शिक्षक को पूछ सकते हैं कि जो है लोकसभा या विधानसभा क्या होती है बच्चों, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये प्रश्न मिलेगा आपको 33 नंबर पेज यानी कि 33 नंबर पेज पर। चलिए अंतर हम आपको बता देते हैं उत्तर में। आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। अंतर होगा, नंबर 1 लिखेंगे, राज्य विधानसभा चुने हुए विधायकों यानी कि एमएलए के समूह से बनती है। क्या समझे आप? राज्य विधानसभा जो होती है किससे बनती है? एमएलए के समूह से। जबकि संसद, लोकसभा यानी कि सांसदों, जिन्हें कि एमपी भी कहा जाता है, के समूह से बनती है। क्या समझे बच्चों? फिर से ध्यान दें, राज्य विधानसभा चुने हुए विधायकों यानी एमएलए के समूह से बनती है। राज्य के अंतर्गत जितने भी विधायक आएंगे उन सब से एक ग्रुप बन के एक समूह जो बनता है उसे क्या कहते हैं? राज्य विधानसभा। विधायकों, सारे विधायकों से मिलकर क्या बनती है? विधानसभा। जबकि संसद की बात करते हैं, संसद को लोकसभा भी कहते हैं, तो ये किससे मिलकर बनती है? सांसद। जितने के क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में जितने सांसद होंगे उनके समूह से मिलकर क्या बनती है? संसद। और राज्य विधानसभा किससे बनती है? विधायकों से। दूसरा अंतर क्या है बच्चों? ध्यान देंगे, सांसद के एमपी पूरे देश से चुन कर आते हैं। जो एमपी होते हैं या जिन्हें सांसद कहते हैं आप, ये किससे आते हैं? पूरे देश से चुनकर। जबकि राज्य विधानसभा के सदस्य जो होते हैं उसी विशेष राज्य से चुनकर आते हैं जिस राज्य की विधानसभा है। आप क्या समझे बच्चों? सांसद जो होते हैं पूरे देश से चुनकर आते हैं, फिर उनसे एक संसद बनती है। सांसद जो है पूरे देश से चुने हुए सदस्यों द्वारा, सांसद जो होते हैं पूरे देश से चुने हुए सदस्य होते हैं जिनसे मिलकर एक संसद का निर्माण होता है। जबकि विधानसभा, जो राज्य विधानसभा है, वो किससे बनती है? एक प्रॉपर राज्य जो होता है उससे चुनकर आए हुए विधायकों से क्या बनता है? राज्य विधानसभा। तो ध्यान रखें बच्चों और इसे जो है बार बार सुने, समझें और अच्छे से याद करें। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 6 है यहाँ पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से काम राज्य सरकार के हैं और कौन से केंद्र सरकार के? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है राज्य सरकार के कार्यों पर और केंद्र सरकार के कार्यों पर। तो यहाँ पर जो है ये प्रश्न आपको मिलेगा, यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, 33 नंबर पेज पर ये प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। कितने नंबर पेज पर? 33 नंबर पेज पर। और यहाँ पर आप क्या करेंगे? पहले क को पढ़ेंगे, चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाएगा। ख, मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 को बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा। और गए वाला है यहाँ पर, अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी और 1000 रुपये का नया नोट जारी किया जाएगा। तो ये आपने ध्यान देना है, इन जो यहाँ पर जो कार्य बताए गए हैं, क, ख, ग, घ, ये 4 कार्य आप देख रहे हैं यहाँ पर, 1, 2, 3 और 4। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राज्य सरकार के अधीन है और कौन सा केंद्र सरकार के। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, क वाला जो है कार्य होगा ये किसका होगा? केंद्र सरकार का। क वाला कौन सा? आप देख सकते हैं फिर से, चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाएगा।
तो ये कार्य किसका होगा? केंद्र सरकार का। इस बारे में सोचने का और फैसला लेने का अधिकार किसको होगा? केंद्र सरकार को। वहीं मध्य प्रदेश के बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 को बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? एक राज्य की बात। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा छात्रों को। तो यहाँ पर क्या है? ये किसका कार्य है? राज्य सरकार का, क्योंकि ये राज्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। बात करते हैं यहाँ पर अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी। तो ये किसका होगा? केंद्र सरकार का कार्य। 1,000 रुपये का नया नोट जारी किया जाएगा। तो ये किसका कार्य होगा? ये भी केंद्र सरकार का, क्योंकि जो नोट जारी किए जाएंगे ये किससे किए जाएंगे? किसके आदेश पर? केंद्र सरकार के। तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर लिख सकते हैं। कै वाले का लिखेंगे केंद्र सरकार, ख वाले का राज्य सरकार, गय वाले का केंद्र सरकार और घ वाले का भी केंद्र सरकार। समझ गए ना आप? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों के बारे में आप इस प्रश्न में देख सकते हैं, प्रश्न 6 में। और कै ख गय घ यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, ये किसके कार्य हैं और यहाँ पर आप उत्तर उनके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से देखें, गौर से। इसके बाद 7वां प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों को रिक्त स्थानों में भरें। और ये प्रश्न भी आपको मिलेगा बच्चों 33 नंबर पेज पर। किस पर? अपनी पाठ्य पुस्तक के 33 नंबर पेज पर देखें। इस प्रकार से आपको एक प्रश्न मिलेगा। इसमें लिखा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार विधायकों प्रतिनिधियों। प्रत्यक्ष रूप से हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को आमतौर पर प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में लोग, और यहाँ पर जो आपके लिए रिक्त स्थान छोड़ रखा है, खाली जगह, यहाँ पर आपको कुछ लिखना है, हम आपको बताएंगे। आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें इस प्रश्न को। हिस्सेदारी नहीं करते बल्कि चुनाव प्रक्रिया के जरिए अपने, और फिर यहाँ पर खाली आपके लिए को चुनते हैं, ये फिर यहाँ पर खाली पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसला लेते हैं। आज के दौर में ऐसी किसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जो अपने लोगों को, फिर यहाँ पर खाली है, ना देती हो। इसका मतलब यह है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। तो कितनी जगह आपके लिए यहाँ पर खाली है? ध्यान देंगे, 1, 2, 3, यहाँ पर जो है तीसरी जगह खाली है और यहाँ पर चौथी जगह खाली है। तो इन पे आपको जो इन जगह पे कुछ लिखना है। तो क्या लिखेंगे आप? फर्स्ट वाली खाली जगह पे लिखेंगे प्रत्यक्ष रूप से, सेकेंड वाली में प्रतिनिधियों, और यहाँ पर जो थर्ड में विधायक, और फोर्थ में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। समझ गए ना आप? जो 4 जगह आपके लिए खाली हैं उन चारों जगहों में उत्तर में आप क्या लिखेंगे? इनको भरेंगे आप वहाँ पर, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों। देख रहे ना आप? ये 7वां प्रश्न है और 7वें प्रश्न में यहाँ पर जो है 1, 2, 3 और 4 जगह खाली हैं, और इन 4 जगहों पर आप इस प्रकार से इन चारों को अलग अलग लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों 8वां प्रश्न है यहाँ पर, आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत राज या विधायिका या संसद के लिए चुने जाने वाले ज़्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। ऐसा क्यों है कि जनप्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए ही चुना जाता है, जीवन भर के लिए नहीं? तो आप जानते हैं बच्चों ऐसा क्यों है? केवल जो है सभी को जो है 5 साल के लिए ही क्यों चुना जाता है, आजीवन या जीवन भर के लिए क्यों नहीं? तो आपका उत्तर क्या लिखना है हम आपको बताते हैं। आप ध्यान दें, ये प्रश्न भी आपको 33 नंबर पेज पर मिलेगा, और उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव निश्चित समय के लिए, और नंबर 1 लिखेंगे जीवन भर के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव उन्हें निरंकुश बना सकता है, यानी कि वो मनमानी करने लग जाएंगे, क्योंकि उन्हें किसी बात का डर नहीं रहेगा। उन्हें लगेगा कि हम तो हमेशा के लिए जो है नेता बन चुके हैं, और अब वे उल्टे सुल्टे काम, गलत सलत कार्य करने लग जाएंगे। उन्हें किसी का डर या भय नहीं रहेगा, इसलिए उन्हें केवल सीमित समय अवधि के लिए या कम समय के लिए ही चुना जाता है। फिर वो जो है अपनी मेहनत और ईमानदारी से अच्छे अच्छे कार्यों को कर सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे, निश्चित अवधि के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव लोगों को यह जांचने परखने का मौका देता है कि उनका प्रतिनिधि उनके हितों का ध्यान रखता है या नहीं। दूसरी बात यह है बच्चों कि कम समय के लिए जब उन्हें चुना जाता है तो लोगों को पता चल जाता है कि जो उन्होंने प्रतिनिधि चुना है वह अच्छा कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, लोगों के हितों का ध्यान रखता है कि नहीं रखता। और 3 पॉइंट लिखेंगे, निश्चित अवधि के चुनाव से प्रतिनिधियों को इस बात का भय रहता है कि यदि उन्होंने जनता के हितों के लिए काम नहीं किया, अगली योजना में उन्हें हटाया भी जा सकता है। तो ध्यान रखें बच्चों, 5 साल के अंतर्गत अगर उन्होंने अच्छा कार्य नहीं किया और लोगों का हित जो है मद्देनज़र नहीं रखा,
लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा तो उन्हें जो है आगे आने वाले जो अगले 5 साल होंगे उनके लिए नहीं चुना जाएगा, उन्हें हटा दिया जाएगा और फिर दूसरे व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में चुना जाएगा। इसलिए वे अच्छा कार्य करना चाहते हैं ताकि आने वाले फिर 5 सालों के लिए दोबारा से चुने जाएं। तो ध्यान रखें बच्चों, इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ये 8वां प्रश्न है आपका और इसका उत्तर आप इस प्रकार से दे सकते हैं। बात करते हैं बच्चों, अगला 9वां प्रश्न है। यहाँ पर आप यह पढ़ चुके हैं कि सरकार की कार्यवाहियों पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनाव का ही इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वे दूसरे रास्ते भी अख्तियार करते हैं। क्या आप छोटे से नाटक के जरिए इस तरह 3 तरीके बता सकते हैं? और ये प्रश्न आपको मिलेगा बच्चों, ये भी 33 नंबर या 33 नंबर पेज पर देखने को मिलेगा। कौन सा? 9वां प्रश्न। यहाँ पर जो है बच्चों उत्तर में लिखेंगे आप, विद्यार्थी नाटक स्वयं आयोजित करें। नीचे कुछ संकेत दिए गए हैं, तो नाटक तो आपको स्वयं से करना है, इसे आप लिखें नहीं, इसे आप ध्यान रखें। क्या करना है आपको? उत्तर में आपको लिखना है, यहाँ से शुरू करना है आपने पॉइंट से, इसको आप जो है केवल ध्यान में रखें। विद्यार्थी नाटक स्वयं करें, इसे आप लिखें नहीं, अपनी नोटबुक में आप इसे ना लिखें, इस लाइन को ना लिखें, आपको नाटक करना है। और नीचे आपके लिए कुछ संकेत दिए गए हैं, और संकेत क्या है बच्चों? नंबर 1, विद्यार्थियों का एक समूह सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जुलूस निकालने या नुक्कड़ नाटकों या सार्वजनिक सभाओं के नाटक का मंचन कर सकता है। नंबर 2, विद्यार्थियों का एक समूह सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लेख लिखने का मंचन कर सकता है। नंबर 3 है, विद्यार्थियों का एक समूह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ नाटक का मंचन कर सकता है। क्या समझे आप? आपको ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ के अंदर करनी होती हैं बच्चों, और ये जो 9वां प्रश्न है आपका, इसमें आपको समझना है। ठीक है, इस प्रकार के आपको नुक्कड़ नाटक या मंचन आदि करके दिखाने हैं। यहाँ पर जो है फिर 10वां प्रश्न शुरू हो जाता है बच्चों। नीचे दी गई तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। और ये प्रश्न आपको मिलेगा 35 नंबर पेज पर। आप देख सकते हैं अपनी पाठ्यपुस्तक के 35 नंबर पेज, यानी 35 नंबर पेज देखें आप अपनी किताब के, और वहाँ पर आपको 8वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। ध्यान दें, आपको ये जो 10वां प्रश्न है कहाँ पर मिलेगा? 35 नंबर पेज पर। ठीक है, और इस प्रकार के प्रश्न में यहाँ पर जो है एक टेबल आपको देखने को मिलेगी बच्चों। इस टेबल में आप देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ पर राजनीतिक दल, निर्वाचित सांसदों की संख्या, और यहाँ पर राष्ट्रीय दल, और उसके बाद राष्ट्रीय दलों के नाम होंगे यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, और यहाँ पर जो है इंडियन स्पेशलिस्ट, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता पार्टी, लोकदल, क्षेत्रीय दल, ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक, और साथ ही साथ ये बहुत सारे आप देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर आप अपने हिसाब से इनके नाम देख सकते हैं। यहाँ पर ये सारे नाम आप पढ़ें, और उसके बाद इनमें जो है सदस्यों की संख्या दी हुई है, इसे भी आप ध्यान दें, इसे एक बार गौर कर लें, इसे आप ध्यानपूर्वक देखें इस टेबल को। इसके बाद यहाँ पर नोट करें आप, 1984 में असम और पंजाब में लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे। और आपके लिए अब प्रश्न यहाँ पर आता है। पहला प्रश्न आपके लिए इसमें, कौन सरकार बनाएगा, क्यों? तो बता सकते हैं आप इस टेबल को देखकर कि कौन सरकार बनाएगा और क्यों। जिसके सबसे ज़्यादा सांसद निर्वाचित होंगे, सरकार उसकी ही बनेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसके हैं सरकार में निर्वाचित सदस्य? 404। और किसके हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो यहाँ पर जो है बच्चों उत्तर में आप क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि इस पार्टी के पास सर्वाधिक 404 निर्वाचित सदस्य हैं या प्रतिनिधि हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या के 50% से अधिक हैं। आई बात समझ में? सरकार किसकी बनेगी, कौन सरकार बनाएगा और क्यों? कौन बनाएगा सरकार? ध्यान दें बच्चों, टेबल में देखा आपने, मैंने आपको कहा था कि आप टेबल देखें। सबसे ज़्यादा सदस्य किसको दिख रहे हैं आपको? 404। किसके? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो इन्हीं की सरकार बनेगी। याद रखें आप, ये टेबल आपके लिए इसीलिए दे रखी है कि आप जो टेबल को जो है ऑब्जर्व करेंगे, जांचेंगे टेबल को। दूसरा प्रश्न आता है यहाँ पर आपके लिए, विपक्ष किसको कहा जाएगा, उसकी क्या भूमिका है? तो आप देख सकते हैं बच्चों, उत्तर में लिखेंगे वे सभी राजनीतिक दल जो सरकार में शामिल नहीं हैं विपक्ष कहलाते हैं। जैसे तेलुगु देशम पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। विपक्ष का कार्य सरकार की कमियों को जनता के सामने लाना होता है।
तीसरा प्रश्न है बच्चों, लोकसभा में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होंगे? उत्तर लिखेंगे राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों के वे सभी सदस्य जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में निर्वाचित हुए हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, क्या यह प्रक्रिया कक्षा 7 में पढ़ाई गई प्रक्रिया जैसी ही है? उत्तर लिखेंगे हाँ, यह प्रक्रिया कक्षा 7 में पढ़ाई गई प्रक्रिया जैसी ही है। आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। फिर उसके बाद बच्चों 10वें पाठ के जो 10वां प्रश्न था उसके 4 प्रश्न थे यहाँ पर। इसके बाद फिर 11वां प्रश्न शुरू हो जाता है और यहाँ पर पृष्ठ 28 पर दिए गए चित्र में 1962, ध्यान दें आप अपनी पाठ्य पुस्तक के 28 नंबर पेज पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दिए गए चित्र में 1962 में हुए तीसरे लोकसभा चुनाव के परिणाम दिखाए गए हैं। इस चित्र के आधार पर निम्नलिखित सवालों के जवाब दें। तो आप कहाँ पर देखेंगे? पृष्ठ संख्या 28 पर। और फिर उस चित्र को देखकर इन सवालों के जवाब देने। और सवाल क्या हैं? ये हैं आपके सवाल। क ख ग। क में है लोकसभा में किस राज्य के सांसद सबसे अधिक हैं? आपके विचार से ऐसा क्यों है? ख है लोकसभा में किस राज्य के सांसदों की संख्या सबसे कम है? ग है, ग वाला प्रश्न है, किस राजनीतिक दल ने सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं? और अगला है घ वाला प्रश्न, आपके राज्य में कौन सा दल सरकार बनाएगा, कारण बताइए। तो आप देख सकते हैं बच्चों इलेक्शन रिजल्ट में यहाँ पर जो है इस प्रकार का एक चित्र मिलेगा आपको। 28 नंबर पेज पर इलेक्शन रिजल्ट होगा। आप यहाँ पर जो है ये आपको क्लियर है, साफ साफ नहीं दिख रहा है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के 28 नंबर पेज पर जाएं, वहाँ पर देखें, आपको इन सारे सवालों के या सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार की एक टेबल देख सकते हैं आप। और उत्तर में आप लिखेंगे, उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, 1962 में हुए तीसरी लोकसभा चुनाव के परिणाम। नंबर 1, लोकसभा में उत्तर प्रदेश के सांसद सबसे अधिक हैं क्योंकि यहाँ की जनसंख्या अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है ना बच्चों? कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद दूसरा, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के सांसदों की संख्या सबसे कम है। तो आप अपने 28 नंबर पेज पर देखें, वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मणिपुर और त्रिपुरा राज्य के सांसदों की संख्या सबसे कम है। तीसरा है यहाँ पर, कांग्रेस ने 2 सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। संसद में पूछे गए एक प्रश्न का उदाहरण आप देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं लोकसभा और दिनांक 30 नवंबर 2007 उत्तर के लिए। और इसी प्रकार से आप जो है एक टेबल की तरह बना सकते हैं और आपका उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों अगला यहाँ पर 12वां प्रश्न आता है आपके लिए। फिर उपरोक्त प्रश्न के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्री से क्या जानकारी मांगी जा रही है? अगर आप सांसद होते तो कौन से 2 सवाल पूछते? आई बात समझ में? उत्तर में आप लिख सकते हैं, स्कूलों में जंक फूड पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार से कौन कौन से कदम उठाए हैं? सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं? तो नंबर 1, नंबर 2 करके लिखेंगे। जिन स्कूलों ने जंक फूड पर पाबंदी नहीं लगाई उनको दंड देने का क्या प्रावधान किया गया है? और यदि जंक फूड खाने से किसी छात्र की मृत्यु हो जाती है तो उसके माता पिता को कितनी क्षतिपूर्ति दी जाएगी, उसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के यदि आप सांसद होते तो प्रश्न पूछ सकते थे। कौन से? पहला प्रश्न और आपका दूसरा प्रश्न। तो ये आपका उत्तर भी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आगे बात करते हैं 13वें प्रश्न पे। इस तालिका को देखने के बाद क्या आप यह कह सकते हैं कि पिछले 50 सालों में चुनाव में जनता की सहभागिता कम हुई है या बढ़ी है, या शुरुआती वृद्धि के साथ प्रायः स्थिर रही है? तो आप देख सकते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको मिलेगा 39 नंबर पेज पर। कितने पर? 39 नंबर पेज पर आप देखेंगे। और यहाँ पर जो है इस प्रकार से आपको एक टेबल देखने को मिलेगी बच्चों, और आप इसे ध्यानपूर्वक देखें, इस टेबल की जांच करें आप। उसके बाद उत्तर में आप लिखेंगे, जनता की सहभागिता में उतार चढ़ाव आए हैं। उत्तर क्या लिखेंगे आप? जनता की सहभागिता में उतार चढ़ाव आए हैं। 14वां प्रश्न है बच्चों, आपको संसद में महिलाओं की कम संख्या का क्या कारण समझ में आता है? चर्चा करें। समझ गए ना आप? संसद में महिलाएं कम क्यों हैं, इसका कारण आपने बताना है। उत्तर में लिखेंगे आप बच्चों, ये प्रश्न मिलेगा आपको 40 नंबर पेज पर। और यहाँ पर लिखेंगे आप संसद में महिलाओं की कम संख्या के कारण, और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिखेंगे महिलाओं को उनके परिवार वालों से राजनीति में आने के लिए कम समर्थन मिलता है। सबसे पहला कारण तो यही है। दूसरा कारण, महिलाओं की राजनीतिक में स्वयं की रुचि कम है। और तीसरा कारण यह है बच्चों, राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण,
भी महिलाओं की कमी का कारण है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर दे सकते हैं इस 14वें प्रश्न का। इसके बाद बच्चों, जैसे हमने आपको बताया था कि पाठ के अंत में भी आपके लिए कुछ प्रश्न होते हैं, तो अब पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं बच्चों। जब आपने पूरा पाठ पढ़ लिया होगा तो पाठ के अंत में आपको इस प्रकार से प्रश्न मिलेगा। पहला प्रश्न होगा, राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उत्तर में लिखेंगे, प्रश्न है आपका, राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा, साथ में आप देख सकते हैं प्रश्न पूरा होगा और उसके बाद उत्तर में लिखेंगे, सभी वयस्कों को मताधिकार दिए जाने का कारण क्या कारण है। उत्तर में आप लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके, सभी वयस्क नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देने के लिए, और नंबर 2 लिखेंगे, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी और सहमति को महत्व दिया जाता है। नंबर 3 लिखेंगे, नागरिकों की भागीदारी और सहमति सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से हो सकती है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, प्रश्न में आपका क्यों या कारण बताइए लिख सकते हैं आप यहाँ पर। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है, बंगाल में, यहाँ पर लिखेंगे आप, बंगाल में 2004 के संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे में अपने राज्य के चुनाव क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करें। आपके चुनाव क्षेत्र के सांसद का क्या नाम है? आपके राज्य से संसद में कितने सांसद जाते हैं? कुछ निर्वाचन क्षेत्र को हरे और कुछ को नीले रंग में क्यों दिखाया गया है? ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है दूसरा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें, वहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देगा। और उत्तर में लिखेंगे आप, संसदीय चुनाव क्षेत्रों का मानचित्र, पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से पॉइंटों में लिखें। विद्यार्थी जिस राज्य जिस चुनाव क्षेत्र से आते हैं उसी के अनुसार स्वयं उत्तर दें। तो क्या करेंगे आप, मानचित्र देखेंगे बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक में, उसकी आप फोटो स्टेट करके यहाँ पर लगा सकते हैं। फोटो स्टेट भी आप जो है साथ में जोड़ सकते हैं बच्चों। और जिस राज्य में आप रहते हैं उसके जिस भी चुनाव क्षेत्र में आते हैं उसी के अनुसार आप अपना उत्तर लिखें, यानी कि आपके लिए स्वयं से ये आपको करना होगा ये प्रश्न। दूसरी बात का ध्यान रखें, हरे रंग के निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है, और तीसरा जो है नीले रंग के निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे और इसी प्रकार से नक्शे को भरेंगे, यानी कि मानचित्र को आप भर सकते हैं। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न आता है यहाँ पर, अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि भारत में प्रचलित संसदीय शासन व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। इनमें से एक स्तर संसद यानी केंद्र सरकार तथा दूसरा स्तर विभिन्न राज्य विधायिकाओं यानी राज्य सरकारों का होता है। अपने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधियों से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिका को भरें। तो आप जो है अपने क्षेत्र से इस तालिका को बनाएं। यहाँ पर जो है राज्य सरकार लिखें, यहाँ पर केंद्र सरकार लिखें, और कौन सा राजनीतिक दल अभी सत्ता में है, आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है, अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है, पिछले चुनाव कब हुए थे, अगले चुनाव कब होंगे, आपके राज्य में कितनी महिला प्रतिनिधि हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप जो है अपने हिसाब से तालिका बनाएं। आप जिस भी राज्य में रहते हैं बच्चों उसके हिसाब से अपने घर में बड़े लोगों से पूछें और इस तालिका को भर सकते हैं। उत्तर में आप देख सकते हैं इस प्रकार से भरेंगे आप, जैसे केंद्र सरकार, छात्र अपने राज्य के अनुसार भरें, ध्यान रखना अपने निर्वाचन क्षेत्र अनुसार आप स्वयं भरें, अपने राज्य के अनुसार आप भरें, अपने राज्य के अनुसार भरें, अपने राज्य के अनुसार, अपने राज्य के अनुसार। यहाँ पर जो है आप जो है अपने हिसाब से भरें। याद रहे बच्चों, आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आप अपने राज्य या अपने क्षेत्र के हिसाब से इस तालिका को भरेंगे। इसके साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर अगले पाठ की अगली वीडियो में। याद रहे, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको इसी प्रकार अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते रहेंगे और जो आने वाली वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। आपका दिन शुभ हो।